हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द आचार क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम बताने जा रहा हूं। दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चैप्टर शुरू करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है बच्चों, जैव प्रक्रम है। क्या है? जैव प्रक्रम। ठीक है, क्या है? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब पहले समझते हैं बेटा। इस शब्द की परिभाषा को समझिएगा। जो हम जैव प्रक्रम बोलते हैं, आखिर इसको क्यों बोलते हैं, ये समझना होगा पहले। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए अगर हम चैप्टर के अर्थ को ही समझ जाए, भाव को ही समझ जाए, तो चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाता है। जैसे जैव का मतलब आप जीवन से लगा सकते हैं या फिर जीव से लगा सकते हैं। ये चीज आप इसका गेस कर सकते हैं, इसका मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है। प्रक्रम का मतलब आप क्रियाएं बोल सकते हैं, क्रियाएं या फिर प्रक्रियाएं। ठीक है, ये बोल सकते हैं। जब जैसे हमने दोनों शब्दों को बच्चों अलग किया, तो हमारे पास दो शब्दों अलग करने के बाद इसका जो अर्थ निकल रहा है, एक का अर्थ आ रहा है जीवन और एक का अर्थ आ रहा है क्रियाएं या फिर प्रक्रियाएं। इसका जीव भी बोल सकते हैं। ठीक है, जीवन को जीव भी, जैव को मतलब जीव भी बोल सकते हैं। तो अब इसको इससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको जीवन को प्रक्रिया से कनेक्ट करेंगे तो इसका जो अर्थ बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि जीवन की जो प्रक्रियाएं, क्या जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं वही जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझेंगे बेटा, तो ये जो जीव लिखा है, जीव के जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं जरूरी है, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो होती हैं, वही जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये क्रियाएं क्या होंगी, क्या होंगी बच्चों, ये क्रियाएं क्या होंगी समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्रियाएं होती हैं, पहले पोषण की आवश्यकता पड़ती है जीवों को। किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? पोषण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीजें क्या होती हैं बेटा? दूसरी, अगर हमने भोजन को खाया, यानी कि भोजन, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं भोजन। क्या लिख सकते हैं? भोजन। अगर हमने भोजन खाया बच्चों, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इसका पाचन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाचन भी होना चाहिए। ठीक है, पाचन के बाद हम ये जानेंगे श्वसन क्या होता है। क्या श्वसन क्या होता है? उसके बाद श्वसन के बाद परिसंचरण, परिसंचरण। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका आता है उत्सर्जन। क्या आता है? उत्सर्जन। ठीक है, तो ये क्रियाएं आपको, हमारे ये 5 क्रियाएं आपको पढ़ना है: पोषण, पाचन, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। तो अब ये जानते हैं कि कौन सी क्रियाएं किनके बारे में, किसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पोषण की बात की जाए बच्चों, तो आपके क्लास 10th के सिलेबस में 2 चीज का पोषण है, 2 चीजों का। कौन से? पौधों में पोषण। किसमें? पौधों में पोषण। ठीक है, दूसरा होता है अमीबा में पोषण। कई बार बच्चों ये अमीबा में पोषण, ये कई बार पूछा गया है। कितनी कई बार ये अमीबा में पोषण पूछा गया। ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपका 3 से 5 नंबर तक का हो सकता है विथ फिगर। ठीक है, यानी कि अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है। उसके बाद ये जो आता है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, या तो आपसे ये पूछ सकता है कि पौधे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं या फिर कैसे बनाते हैं। उसके बाद आता है बेटा पाचन। पाचन की बात की जाए तो ये मानव की बात हो रही है बेटा। किसमें बात हो रही है? मानव की बात हो रही है। श्वसन भी मानव का हो जाएगा, परिसंचरण भी मानव का हो जाएगा, उत्सर्जन में भी मानव की बात ही होगी कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। उत्सर्जन में एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि पौधे में भी उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम रंध्र कहते हैं। रंध्र के द्वारा किस प्रकार ऑक्सीजन, वो जल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो बिना देरी किए बच्चों हम शुरू करते हैं पौधों में पोषण। किसकी शुरुआत करते हैं? पौधों में पोषण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए पौधों में पोषण की शुरुआत। अच्छा, किसी बच्चे को ये चीज नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो पौधों में पोषण की बात करते हैं बेटा। चलिए आगे समझते हैं कि पौधों में पोषण कैसे बनता है। तो उसके लिए पहले हम एक पौधा बनाते हैं, एक पेड़ बनाते हैं। उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपका होगा पौधों में, यानी कि पादपों में, ठीक है, में पोषण। ठीक है, पौधे या पादपों में पोषण। ठीक है, पौधे या पादपों में पोषण की बात की जाएगी तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो हमको ये बनाना पड़ेगा, एक पेड़ बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये कोई पेड़ है। ठीक है, ये कोई पेड़ है। ठीक, इस पेड़ में ये पत्ती, ये केवल एक ही पत्ती को ध्यान से समझिएगा, इसी से आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये कोई पत्ती। अब इस पत्ती को जब हम बाहर निकाल के देख रहे हैं तो इसकी संरचना ऐसे बनेगी, ये कुछ ऐसी संरचना की पत्ती है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है वही पत्ती। अब पत्ती की बात की जा रही है, ऊपर से ये टहनियां हैं, ठीक है, और टहनियों में ये जो तना है बेटा, तने में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ऊतक के बारे में, जिसे टिश्यू कहते हैं। किसके बारे में? ऊतक के बारे में पढ़ा होगा। तो एक होता है जाइलम, क्या होता है? जाइलम होता है, और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम। जब कभी भी आपसे बात की जाएगी भोजन बनाने की, पौधों में भोजन बनाने की, तो जाइलम का नाम जरूर आता है। क्यों आता है जाइलम का नाम? क्यों? क्योंकि बेटा ये जो पौधे की जड़ होती है, ये जो ऊतक होता है, ये पौधे की जड़ से लेके तने तक यानी कि पत्तियों तक इसका कनेक्शन होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। ये क्या करता है? ये पौधे की जड़ जो होती है, क्या होती है? जो जड़ होती है, जड़ से जल को लेता है, यानी कि पानी को, ठीक है, पानी को, H2O को लेता है, ठीक है, H2O को लेता है और H2O को कहां तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। इसका ये काम कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है। जाइलम काम करता है, जड़ से जल को अवशोषित करता है और कहां तक पहुंचाता है बच्चों? पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की होती है। क्या होता है? वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज समझा दे रहा हूं, देखिए, जैसे ही इसने पौधे ने क्या किया? जड़ के द्वारा जल को लिया, कौन सा ऊतक काम किया? जाइलम ऊतक काम किया, ठीक है। उसके बाद जल कहां तक पहुंचा? पत्ती तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा बच्चों? पत्ती तक जल पहुंचेगा, ठीक है। पत्ती तक जब पहुंचा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखिए, पत्ती को धूप भी मिलेगी, ये सूरज बना देते हैं, ठीक है, ये सूरज बना देते हैं, इससे इसको धूप भी मिलेगी, ठीक है, धूप मिल गई। और ये वायुमंडल है, क्या है बच्चों? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल से इसको क्या प्राप्त होगा? ये चीज समझते हैं। वायुमंडल से जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको मिलता है CO2। क्या मिलता है? CO2 मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? CO2, यानी कि ये प्रकाश हो गया, लाइट हो गई, ठीक है, और यहां से ये H2O हो गया और ये CO2 हो गया, ठीक है। इतनी चीजें पौधा लेता है, बाहर से, प्रकृति से लेता है। उसके बाद पौधा अपना भोजन बनाता है। तो भोजन के रूप में इसको दर्शाते हैं, भोजन के रूप में ये ग्लूकोज बनाता है, 6C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या करता है, उसके बाद ये जो ग्लूकोज बनाता है, अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये क्रिया होती कैसे है, क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए क्या होता है। तो आप अगर किसी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये दिखा दीजिए कि भाई ये प्रकाश की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? प्रकाश की उपस्थिति में। और किसके उपस्थिति में? और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल के। किसके? क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगा, ठीक है। प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये होगा, ठीक। अब आगे देखिए, क्लोरोफिल के बाद आपको यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा कि भैया ये तो बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। कितने? एक अणु ग्लूकोज बनाएगा। अब एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए इसको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पे हमको दो केमिकल यानी कि दो कंपाउंड देखने को मिलते हैं, जैसे कि वायु से CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जल और CO2 लेता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया H2O प्लस CO2। इतनी चीजें मिलकर ये बना रही, ठीक है, इतनी चीजें मिलकर ये बना रही। आपने एक चीज और सुना होगा बेटा कि पेड़ लगाओ बारिश कराओ। पेड़ लगाओ बारिश कराओ। पेड़ लगाओ बारिश कराओ का एक सीधा सा सिद्धांत क्या होता है कि जैसे अगर हम पेड़ लगाते हैं तो ये पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। जब जाइलम को पानी नीचे से ऊपर ले जाना होता है, तो जाइलम क्या करता है? पानी नीचे से झटके से ले जाता है ऊपर तक, और ढेर सारा पानी ले जाता है। क्या ले जाता है? ढेर सारा पानी ले जाता है। उसकी कंडीशन क्या होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जाइलम एक ऊतक होता है, इसको जल को नीचे से ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाना होता है, और बाकी ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन जाइलम को फोर्स करता है, तो जाइलम आता है यहाँ से ढेर सारा पानी ले जाकर पत्ती को दे देता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो पत्ती जब खाना बनाना स्टार्ट करती है, तो जब आपको पता है कि जब हम घर में खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या हम उतना ही जल लाते हैं जितना हमको काम होता है कि हाँ इतने में खाना बन जाएगा। कभी कभी जल ज्यादा हो जाता है, तो जो ज्यादा जल होता है उसको हम अलग रखते हैं ना, हम बड़े से मटके में पानी ला लेते हैं, फिर उसी में से खाना बनाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम ढेर सारे जल को ले जाकर पत्ती के पास छोड़ते हैं, लेकिन पत्ती के पास कोई अदर जगह नहीं होती, कोई अलग से जगह नहीं होती जहां पे वो पानी को रख सके। तो होता क्या है, ये स्टोमेटा में भर जाता है, यानी कि रंध्र में भरा रहता है, रंध्र में भरा रहता है। और जैसे ही बेटा रंध्र में पानी भर जाता है, रंध्र का मुख खुल जाता है, और मुख खुलने पे होगा क्या कि ये वाष्प के रूप में, क्या वाष्प के रूप में जल बाहर निकल जाता है। किसके रूप में निकलेगा बच्चों, वाष्प के रूप में जल बाहर निकल जाता है। और वाष्प के रूप में जब जल बाहर निकल जाता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वायुमंडल में चला जाता है और बादल का रूप ले लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाओ वर्षा कराओ, यानी कि जिस क्षेत्र में जितने ज्यादा ये इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ तक समझ लिया था कि हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। उसके बाद हमको ये जानना है कि भैया हमको O2 भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, O2, यानी कि ऑक्सीजन। हमने सुना है बचपन से कि पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। दूसरी चीज अभी अभी हमने बताया कि H2O भी रिलीज होता है, H2O यानी कि जल का वाष्पन भी होता है, ठीक है। तो अगर एक अणु की बात करें, एक अणु ग्लूकोज बनाने में कितनी ऊर्जा लगती है, यानी कि कितने स्रोत का उपयोग किया जाता है, कितनी चीजों का उपयोग किया जाता है, तो भैया हमको चाहिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की भी उपस्थिति होनी चाहिए, तब जाके एक अणु बनेगा ग्लूकोज का। उसके साथ साथ पत्ती से क्या निकलेगा, O2 निकलेगा और H2O, यानी कि जल भी निकलेगा और ऑक्सीजन भी निकलेगा। अब ये चीज आपको दिख रहा होगा कि ये बैलेंस नहीं है, ये कैलकुलेशन बैलेंस नहीं है, जो समीकरण है बच्चों ये बैलेंस नहीं है। समीकरण बैलेंस करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, जो शायद कोई ना बताए आपको। समीकरण आपको केवल इसको देख के बैलेंस कर लेना है। कैसे बैलेंस करना है समझिएगा। इधर सबसे ज्यादा क्या है, H है, क्या है, H है, सबसे ज्यादा है ना। तो आंख बंद करके आपको H के सामने 12 लिख देना है। H की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी है, 12 लिखे ना, तो H के आगे क्या लिख देना है, 12 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको C के पास C है, 6 है ना, तो यहाँ पे 6 लिख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, अब देखिए इधर गिनती कर लीजिए और इधर बैलेंस कर लीजिए, ये पॉसिबल हो जाए तो कर लीजिएगा, और नहीं तो देखिए उसके बाद आपको 6 यहाँ पे लिखना है और 6 यहाँ पे लिखना है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको आपको बैलेंस करके बताता हूँ कि कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए इधर वाले को देखिए, H की वैल्यू कितनी, H कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पे। इधर वाले को मानेंगे तो C कितना है बच्चों, C 6 है, और वो कितना है, O यहाँ पे कितना है, 6 दूनी 12, 12 प्लस 12 कितने हो गए, 24, ये भी हो गया, ठीक है, 24 ये है, 24 ये है, और 6 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 कार्बन तो चला गया, ठीक है, इसको काट देते हैं, 6 कार्बन खत्म। उसके बाद यहाँ पे H12 है, कितना हो गया, H12 हो गया, यानी कि इसमें से -12 कर देते हैं, तब भी कितना बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, कितना, 6 दूनी 12, यानी कि 12 यहाँ पे भी हो गया, तो ये वाला H खत्म, यानी कि हाइड्रोजन का काम खत्म। अब बात करते हैं O की, ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 24 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने होंगे, 6 दूनी 12, कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ 6 यहाँ हो जाएगा, 12 यहाँ हो जाएगा, और ये 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो कितने आ गए, 24 आ गए, और 24 यहाँ पे काम खत्म। तो ये हमारा ये जो समीकरण लिखा हुआ है बच्चों प्रकाश संश्लेषण का, ये टोटली बैलेंस है। अब आपको हम डिफिनीशन बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होता क्या है। देखिए जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब उसका नाम प्रकाश संश्लेषण क्यों पड़ा, प्रकाश संश्लेषण का कारण इसलिए क्यों पड़ा बेटा, उसका कारण ये है
क्योंकि ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जब कोई क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधे में यह क्रिया होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। ये क्रिया विधि हो जाती है बेटा। क्रिया विधि इसकी कैसे लिखेंगे? यानी कि हमको क्रिया विधि लिखना हो। क्या लिखना हो? क्रिया विधि। क्या लिखना हो बच्चों? क्रिया विधि। तो क्रिया विधि को कैसे दर्शाएंगे? क्रिया विधि में सबसे पहले आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है? सबसे पहले आपको इसकी डिफिनेशन लिखना है प्रकाश संश्लेषण की। क्या लिखना है? प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन लिखना है। प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन क्या होगी? अभी हमने बताया कि जब पेड़ पौधे सूर्य तथा क्लोरोफिल की सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो वह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इसकी क्रिया विधि क्या होगी? यानी कि कौन सी क्रियाएं होंगी जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाएंगे? तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि पेड़ पौधे सर्वप्रथम जड़ के द्वारा, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, यहां पे देखिए, जड़ के द्वारा 12 अणु, क्या 12 अणु जल लेते हैं। किसके द्वारा लेंगे बच्चों? जल के द्वारा, जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा यानी कि जो जड़ होगी, जड़ में पाया जाएगा जाइलम। क्या पाया जाएगा? जाइलम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चों? जाइलम पाया जाएगा। अब जाइलम के द्वारा क्या लेंगे? जल लेगा। कितने अणु लेगा? 12 अणु। 12 अणु H2O लेगा। ये चीज आपको यही चीज देख के लिखनी है। ठीक है, H2O लेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? दूसरे पॉइंट में ये कहेंगे कि वायुमंडल से पत्तियां, क्या पत्तियां लिखिएगा। ठीक है, पत्तियां CO2 ग्रहण करेंगे। कितने अणु रहेंगे? 6 अणु। 6 अणु CO2 के लेंगे। ठीक है, अब तीसरी अवस्था क्या होगी? तीसरी अवस्था सूर्य के प्रकाश, क्या होना चाहिए बच्चों? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, ये चीज क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक अणु, क्या बच्चों? एक अणु ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज बनेगा। एक अणु ग्लूकोज बनेगा तथा 6 अणु ऑक्सीजन, 6 अणु ऑक्सीजन उत्सर्जित होगा पत्तियों के द्वारा, तथा 6 अणु जल पत्तियों के द्वारा इवोपरेट होगा, यानी वाष्पित होगा। तो ये हो जाती है आपकी पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि जो मैंने पॉइंट बताया उसमें आपको अपने हिसाब से कुछ आगे पीछे शब्द जोड़ना है, उसके बाद वो एक पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5-6 पॉइंट में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। एक बार आप इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, और जिस बच्चे को जहां भी दिक्कत होगी इसमें प्रकाश संश्लेषण में, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको पुनः से फिर से आपके लिए समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों सिलेबस में आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं अमीबा का पोषण। क्या पढ़ते हैं? अमीबा का पोषण। अमीबा में पोषण। ठीक है, आपका अपना अगला टॉपिक क्या है? अमीबा में पोषण। ठीक है, अमीबा में पोषण की बात करते हैं बच्चों। देखिए, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और उसी को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो अमीबा में पोषण की बात कर लेते हैं। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि मानव में पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और मानव में क्या क्या चीज, कौन कौन से तत्व हैं जो पोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अमीबा का चित्र बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, मान लेते हैं ये अमीबा है। क्या है ये? अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा क्या करते हैं बच्चों? मान लीजिए यहाँ पे इसका फूड है, यह खाद्य पदार्थ है, यह एक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, यह खाद्य पदार्थ है। तो अमीबा क्या करता है? अमीबा में ये चीज जो होता है जिसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसके पैर का काम करता है, जिसे फ्लैजिला या स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ये इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहेंगे। ये इसका पैर का काम करता है। किसका क्या कैसा काम करता है? पैर का काम करता है, जिसकी सहायता से अमीबा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है बच्चों? अमीबा जब
जल, एक पहली बात तो ये जल में ही पाया जाएगा, ठीक है, जलीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। एक कोशिकीय जलीय जीव होता है क्या? अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव होता है जो कि अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अपने पदार्थ की सहायता से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए, ये अमीबा था, इसने खाद्य पदार्थ को देखा, अब ये क्या किया, ये पदार्थ की सहायता से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते देखो इन्होंने क्या, इसने ये क्या करेगा, ये चीज हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। देखिए, ये अमीबा था, ठीक है, ये अमीबा था बच्चों। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये जो अपना भोजन देखेगा, ठीक है, ये भोजन इसका था, ये भोजन को चारों तरफ से घेर लेगा ऐसे, ठीक है। ये चारों तरफ से पहले बात तो भोजन को घेरेगा, किसके सहायता से? अपने पदार्थ की सहायता से चारों तरफ से भोजन को घेर लेगा, ठीक है। और चारों तरफ से भोजन को घेरने के बाद, भोजन को अपने अंदर करने के बाद, इसको डायरेक्ट अंतःग्रहण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। अवशोषण कैसे करेगा? ये भोजन में, ये जो अमीबा का भोजन होगा, भोजन, अमीबा के भोजन में उपस्थित जो महत्वपूर्ण तत्व होंगे उसको तो ये अवशोषित कर लेगा, खा लेगा, अंतर्ग्रहण कर लेगा। लेकिन जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट होता है, तो अमीबा उसको क्या करता है? अमीबा अपनी त्वचा के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? अपनी त्वचा के द्वारा उसको उत्सर्जित कर देता है। तो अमीबा से ज्यादा क्वेश्चन कब कैसे पूछे जाते हैं बच्चों? क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है, या फिर अमीबा के पोषण की क्रिया विधि समझाइए, या फिर ये पूछ सकता है कि अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करता है या फिर अवशोषण करता है। तो अभी अभी मैंने बताया कि पहले चारों तरफ से घेरेगा, फिर उसको अंतर्ग्रहण करेगा, ग्रहण करने का जो ये चारों तरफ से घेरता है वही कहलाता है अंतर्ग्रहण। उसके बाद उसका जो वेस्ट होगा, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो होगा, जो उस भोजन का अपशिष्ट पदार्थ होगा जो कि किसी काम का नहीं होगा, उसको वह अपनी त्वचा के द्वारा उत्सर्जित करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अपनी अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है या फिर किस प्रकार होता है, कहाँ होता है। तो आपको ये बताना है कि अमीबा एक कोश की जीव होता है, उसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, इसलिए वह अपनी त्वचा के द्वारा ही उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों अमीबा में पोषण। मैं इसको थोड़ा सा आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार और देखिए जरा। छोटे छोटे अमीबा बनाते हैं, ये कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, छोटे छोटे अमीबा बनाते हैं इस बार, ठीक है। ये देखिए, ये अमीबा हो गया, ठीक है। इसने अपना खाने का इधर देखा, तो ये इधर की तरफ गति करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा खाद्य पदार्थ, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये, फिर अगला स्टेज क्या होगा इसका? अगला स्टेज क्या कहेगा? ये सब कुछ ठीक था, ठीक है। ये धीरे से और आगे बढ़ेगा और ऐसी आकृति कुछ, मतलब इसकी आकृति भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब खाद्य पदार्थ तक यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अभी तक देखो खाद्य पदार्थ से दूर था, इस बार खाद्य पदार्थ से थोड़ा पास पहुंच गया, तो इसको भोजन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी भोजन लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कोशिका हो गई। अब इसको नीचे समझते हैं, आगे की क्रिया को देखिए। ये जो अमीबा होता है, ठीक है, ये देखो भोजन को और अंदर कर लिया, ठीक है। ये जो भोजन होता है इसको और अंदर कर लिया, ठीक है, ये अमीबा है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज बना देते हैं, इसको चार ही फिगर बनाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये अपने पैर द्वारा भोजन को एकदम से अंदर ग्रहण कर लेता है ये। तो ये भोजन को अंदर ग्रहण करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि ये जो अमीबा होता है बच्चों, ये भोजन को अंदर ही ले लेता है। ये देखिए, ये भोजन इसके अंदर आ गया, ठीक है। भोजन अंदर आ जाता है और उसके बाद भोजन से महत्वपूर्ण तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। अंतर्ग्रहण करने के बाद अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद त्वचा के द्वारा ही यह अपने जो त्वचा के द्वारा ही उत्सर्जन की क्रिया संपन्न कर लेता है। ये होता है केंद्रक, ठीक है, याद रखिएगा, ये कहलाता है केंद्रक, ठीक। तो भोजन को पहले देखता है अमीबा, फिर उसके तरफ गति करता है, गति करते करते उसको चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद पश्चात यह भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है, चारों तरफ से घेर के अंदर ग्रहण करेगा। उसके बाद उसका अवशोषण करेगा, और अवशोषण करने के पश्चात वह भोजन में बचे अपशिष्ट पदार्थ को, वेस्ट पदार्थ को बाहर की तरफ निकाल देगा। किसके द्वारा निकालेगा? त्वचा की तरफ, त्वचा से निकालेगा। ये चीज जरूर रखिएगा। तो एक पॉइंट ये बनता है कि अमीबा में उत्सर्जन कैसे होता है, अमीबा का उत्सर्जन कहां से होता है? तो वह होता है
अमीबा की त्वचा से। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और इसके आगे का चैप्टर आगे के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।